तो हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को थोड़ा सा आ, विलम्ब हो गया आने के लिए। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? चलो भाई, हेलो नमस्ते नमस्ते सभी को। हेलो हर्षित, हेलो हेलो खुशी चौहान, हेलो बेटा, हेलो मोहित श्रृंखला, हेलो बेटा, सभी को नमस्ते राम राम। चलो भाई, तो बच्चों आप लोग कल क्या पढ़ रहे थे? सभी को राम राम जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? अगर हम लोग कल की बात करें तो कल आप लोगों ने पढ़ा था, कल आप लोगों ने पढ़ा था अ, कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कल आपने तीन थर्मामीटर यानी तीन तापमापियों के बारे में पढ़ा था, और तीन थर्मामीटर थे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। और आपको याद होगा, आपने कहा था कि डिग्री सेंटीग्रेड को 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ़ारेनहाइट को 180 पार्ट में, और केल्विन की बात लेकर चलो तो केल्विन को भी आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? केल्विन को भी आप करते हैं 100 पार्ट में डिवाइड। और आपने कहा था कि 180 पार्ट में डिवाइड करने की यानी वजह से आप हमेशा फ़ारेनहाइट को तापमापी को ज्यादातर लेते हैं बुखार नापने के लिए। बुखार क्यों फ़ारेनहाइट तापमापी से नापा जाता है यानी फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से नापा जाता है? कारण है कि भैया जी उसके अंदर 180 पार्टीशन होते हैं, और जो ज्यादा एक्यूरेसी या प्रिसीजन की तरफ जाता है, और इसी कारण से ज्यादा अच्छी वैल्यू बताना चाहते हो तो हमेशा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का यूज करते हैं। और इसका मैंने कारण बताया था, लीस्ट काउंट का कम होना। तो बच्चों ये सारी बातें हमारी कल हुई थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के आगे। हेलो आयुष चौहान, हेलो मयंक सिंह राजपूत, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल भैया जी, सही बात है सही बात है। ठीक है जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल 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 आपकी कोई गलती नहीं बेटे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है। मेरी क्लास नहीं चल रही है, देखो यार क्लास तो सबकी चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट चेक कर लेना आपकी क्लास क्यों नहीं चल रही है, मुझे तो नहीं पता। हाँ जी बिल्कुल तनु वर्मा, ये सारी बातें हुई थी। तो आइए हमने जो थर्मामीटर्स पढ़े थे उनको फिर से एक और बार देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें याद भी होंगी जो हमने कल बातें पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था थर्मामीटर में जो थर्मामीटर था उसके बारे में बात की थी, यानी थर्मामीटर की यूनिट पढ़ी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका सिंबल क्या होता है, यानी उसका चिन्ह क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये कुल मिला के बातें हम पढ़ने वाले हैं, और हम जानने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। आइए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। बच्चों सबसे पहले बात लेकर चलूं तो सबसे पहले है टेम्परेचर यूनिट। टेम्परेचर यानी तापमान जिसमें नाप रहे हो, यानी थर्मामीटर भी लिख सकते हैं। दूसरा है इसका सिंबल, सिंबल मतलब होता है इसका चिन्ह। तीसरा है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में हिमांक बिंदु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। और अगर मैं बात लेकर चलूं बच्चों, तो इस वाले की बात लेकर चलूं तो इसमें मैं लिखूंगा बॉइलिंग पॉइंट को, जिसको मैं क्या बोलता हूं? क्वथनांक कहकर चलता हूं, यानी इसे क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो हमें लिखनी है और पढ़नी है। सबके कमेंट्स विजिबल हैं, चिंता मत करो। आप लोग कमेंट्स कम से कम करो, बस देखते जाओ कि मैं क्या लिख रहा हूं, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। कमेंट्स के चक्कर मत पड़ो, सबके कमेंट्स विजिबल है, चिंता मत करो। बच्चों तो सबसे पहले बात लेकर चलता हूं सेल्सियस वाले की, और हम जानना चाहते हैं कि सेल्सियस वाले थर्मामीटर की बात करें तो सेल्सियस को किससे लिखते हैं? तो सेल्सियस को लिखने का तरीका है डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस को किससे लिखते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड से। और डिग्री सेंटीग्रेड में पानी कितने पे नपता है? तो पानी नापा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हमेशा पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी उबलता कितने पर है मेरे भाई? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि सेल्सियस में पानी कितने पे जमता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उबलता कितने पर है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरे की बात लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट। तो अगर मैं बात लेकर चलूं कि फ़ारेनहाइट में क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट की बात करूं तो इसको लिखते हैं डिग्री एफ से। और अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो यहां पर 32 फ़ारेनहाइट, और आपको याद होगा हमने कल कहा था 212 फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है। बात ठीक है? बहुत बढ़िया। बच्चों तीसरी यूनिट यानी तीसरे मात्रक की बात करूं तो तीसरा होता है केल्विन। और केल्विन की बात लेकर चलूं तो कैसे लिखेंगे? और केल्विन में पानी जमता है 273 केल्विन पर। एक्चुअली में बिल्कुल एग्जैक्ट मान होता है 273.15 पर, हम 273 मानकर चल रहे हैं। तो 273 केल्विन, और इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम बोलते हैं 373 केल्विन। 373 केल्विन। अगले की बात लेकर चलूं तो अगला होता है रैंकाइन। और रैंकाइन की बात लेकर चलूं तो रैंकाइन को हम लिखते हैं बच्चों आर ए से। आर ए की बात लेकर चलूं तो ये होता है 460
रैंकाइन यानी आरए से, और इसकी बात लेकर चलूं तो ये होता है 672 आरए। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो रैंकाइन में ये 460 और 672 होता है। और लास्ट एक यूनिट और है, इसका नाम है र्यूमर। और र्यूमर की बात लेकर चलूं तो इसको लिखते हैं आर से, और यहां पर होता है 0 आर, और यहां पर होता है 80 आर। इस तरीके से आप कुछ यूनिट को यानी कुछ मात्रकों को लिखकर चलते हैं। आप बोले सर एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में एनसीईआरटी की बात लेकर चलूं तो कुछ डिफेंस की किताबें ऐसी हैं जो बाकी चीजों की भी बात करती हैं, पर मैं अगर बात लेकर चलूं आपके एनसीईआरटी की, मैं आपको बता दूं 99% चांसेस होंगे कि इन तीनों से ही संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यही एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो स्टार्टिंग के 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी में मैंने मेंशन कर दिए हैं, बाकी में भी क्या है। बच्चों ये सवाल बनता है कि थर्मामीटर बनाया तो ऐसा क्या दिमाग लगाया, और क्या थर्मामीटर अपने घर में नहीं बना सकते? भाई क्या थर्मामीटर घर में नहीं? अरे थर्मामीटर घर में बना सकता हूं मैं, 2 लाख थर्मामीटर बना के दिखा दूंगा कल, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट केल्विन जैसे। आप मुझे रोक के दिखा दो, आप में दम हो तो। ज्यादा अपने आप को वो समझते हो, आप रोक के दिखा दो, मैं कल थर्मामीटर बना दूं, रोक नहीं सकते। आप बोले सर रोक क्यों नहीं पा रहे? मेरे भाई थर्मामीटर बनाने से दिक्कत नहीं है, थर्मामीटर कोई सा भी हो एक रूल का पालन करेगा, एक नियम का पालन करेगा। उस नियम को मैं लिखवा रहा हूं, अगर आप वो नियम जानते हो तो इस ब्रह्मांड का कोई भी थर्मामीटर यूज कर सकते हो, कोई भी थर्मामीटर बना सकते हो, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड हो, फ़ारेनहाइट हो, केल्विन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है दुनिया का कोई भी थर्मामीटर, बस एक नियम का हमेशा पालन करेगा। डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी पालन करेगा, फ़ारेनहाइट वाला भी पालन करेगा, केल्विन वाला भी पालन करेगा, मुस्कान वाला भी पालन करेगा, राजू वाला भी पालन करेगा, रमेश वाला भी पालन करेगा। दुनिया का हर थर्मामीटर इस नियम का पालन करेगा। इस ये क्या नियम है जिससे थर्मामीटर बनते हैं, उसकी बात करते हैं, यानी उस रूल की बात करते हैं जिससे ये थर्मामीटर यानी तापमापी बनाए गए हैं। तो बेटा वो थर्मामीटर का रूल है, आप समझिएगा, वो रूल है किसी भी थर्मामीटर की रीडिंग माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब का मान चाहे दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो हमेशा एक ही निकलेगा, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट ही निकलेगा। अगर आपको ये नियम पता है तो आप दुनिया का कोई भी थर्मामीटर लिख सकते हो। एक बात सिंपल सी समझ लो। चलिए ठीक है, फ्लाइंग ऑफिसर करने की कोशिश करो बेटा, करना चाहिए है ना। जहां भी गलतियां हो रही है दोबारा से करो, सीखो। अगर फिर भी दिक्कत हो तो फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप 11th-12th की जो बेसिक किताब थी या 9th-10th की, पहले 9th-10th का बेसिक समझो पहले तो आप 9th-10th 11th-12th की जो बेसिक किताब होती है उस किताब को लेकर आएँ। उस पर जो एनसीईआरटी पे बेस्ड किताबें होती हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आते हैं अरिहंत वगैरह के, तो आप 9th-10th के न्यूमेरिकल करने के लिए आप वहाँ से स्टार्ट करो, बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्टिंग करो। तब आप धीरे धीरे सीखोगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैसे थ्योरी होते हैं, बट टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम यार, है ना। कोई भी 1 महीने की या 15 दिन का समय नहीं है। फिजिक्स 1 महीने या 15 दिन का सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसको बहुत लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है यार, और आपको धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। 9th-10th की एग्जाम्पलर लेकर धीरे धीरे प्रयास करो कि न्यूमेरिकल करे कैसे जाते हैं। स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल वो सोचो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मतलब जिनमें सीधा फॉर्मूला दिया है उनको करना है। ऐसा नहीं कि सीधे IIT JEE की किताब लगाने लग गए, भाई ये मत करना। आप पहले ABCD से स्टार्ट करो, बिल्कुल जिसमें वैल्यू दी है, जैसे F बराबर M×A, तो M दिया है, A दिया है, F में रख दो, तब आंसर निकालो, है ना। P बराबर आप बात लिखो M×V, तो मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम निकालो। पहले ऐसे सवाल करो, फिर जब ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर आप थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाओ, फिर उसके बाद और अच्छे लेवल पे जाओ, इस तरीके से लेवल बढ़ाते जाओ, तब जाके चीजें होंगी यार। एक प्रॉपर स्टडी है ना यार। चलिए ऋतिक तिवारी, रैंकाइन कहीं कहीं भी यूज कर सकते हैं बेटा, आप चाहो तो थर्मामीटर नापने को यूज कर सकते हो, टेम्परेचर नापने को यूज कर सकते हो बेटा। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रैंकाइन और र्यूमर नाप रहे हो, टेम्परेचर नहीं बदल जाता। आप डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहे हो, डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो, फ़ारेनहाइट में बोल रहे हो, फ़ारेनहाइट में बोल दो, केल्विन में बोल रहे हो, केल्विन में बोल दो बेटा। यूनिट इस्तेमाल करने से नाम नहीं बदल जाते हैं, यूनिट इस्तेमाल करने से टेम्परेचर नहीं बदल जाता, आपकी मर्जी है। आप एप्पल का फोन यूज करोगे तो एप्पल में फ़ारेनहाइट में आ रहा होगा, आप एंड्रॉइड यूज करोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तापमान तो वही है ना, बस यूनिट बदल गई। अरे भैया 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात तो एक ही है ना। कुछ बोले भैया 100 सेंटीमीटर बोल दो या कोई, इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा। अब यार फ्लाइंग ऑफिसर यार, मैं तो तुम्हें पर्सनल टाइम नहीं दे पाऊंगा, है ना, बताने वाला नहीं है यार, तो यार क्या कहें। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इतनी वैल्यू निकल कर आएगी।
अब भैया एनसीईआरटी पढ़ी है, इतनी जल्दी कैसे होगा? अब यार ऋतिक तिवारी, इसका मैं क्या जवाब दूं यार? आपको बेसिक्स भी नहीं करने हैं और आपको एकदम फरफट भी होना है, ये कैसे, दोनों चीजें कैसे होंगी यार? पठन माइनस हिमांक बिंदु, या तो पहले से ही याद रखो इन चीजों को कि लास्ट टाइम के लिए नाट को, इसको बोलते हैं क्वथनांक। माइनस में क्या बोलते हैं? माइनस में बोलते हैं हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक बिंदु। इन सब का मान क्या होगा बच्चों? इन सब का मान हमेशा और हमेशा क्या आएगा? नियत आएगा। यानी कोई भी तापमापी हो इस नियम का तो पालन करेगा ही। तो क्या डिग्री सेंटीग्रेड का भी पालन करेगा? बिल्कुल करेगा। फ़ारेनहाइट का भी पालन करेगा? बिल्कुल करेगा। केल्विन का भी पालन करेगा? बिल्कुल। इस ब्रह्मांड का कोई भी हो, ये तो मैंने 5 लिखे, मैं 50 और लिख दूं बेटा तो वो भी पालन करेंगे। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड में, यानी पठन हो गया सी में कुछ, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस इसका हिमांक बिंदु 0, डिग्री सेंटीग्रेड में क्वथनांक 100, माइनस में हिमांक बिंदु कितना? 0। ये मान बराबर निकलेगा ना, कोई भी थर्मामीटर होगा एक ही मान तो निकलेगा। चाहे फ़ारेनहाइट की बात करो तो फ़ारेनहाइट की बात करो, यानी एफ माइनस में हुआ 32, अपॉन में हुआ 212, माइनस में कितना हुआ? 32, बराबर की बात लिखो। अगर इस थर्मामीटर की बात लेकर चलो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? केल्विन के बराबर भी होगी। भाई दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो इसका तो पालन करेगा ही करेगा ना। और इन सब का मान क्या निकलेगा? हमेशा और हमेशा 1 निकलेगा। और हमेशा और हमेशा 1 निकलेगा तो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं c/100 इक्वल टू लिख सकता हूं f माइनस 32/9, और क्या मैं लिख सकता हूं k माइनस 273, सॉरी 180, क्या मैं लिख सकता हूं k माइनस 273/100? और सॉल्व करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं c/5, लिख सकता हूं f माइनस 32/9, ठीक है जी, f माइनस 32/9, और बराबर में लिख सकता हूं, बराबर में लिख सकता हूं केल्विन माइनस में 273/5। क्या बात ठीक है? तो आप ये समझ के चलिएगा कि दुनिया का कोई भी थर्मामीटर हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका पालन करके ही चलें। आपको अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो भी इसी का सहारा लेंगे, और चाहे किसी का भी यूज करना हो इसी का सहारा लेंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करके चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप ये समझ के चलो कि आपको जो मर्जी है थर्मामीटर बनाओ, थर्मामीटर से फर्क नहीं पड़ता, बस इससे फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज का इस्तेमाल क्या होता है। अर्षित सर, लेकिन सर इतने थर्मामीटर क्यों बनाए? अर्षित सिंह, अपनी मर्जी बेटा, उनकी मर्जी कितने बनाए। मैं कल अपने घर में 50 और बना लूं बेटा, मेरी मर्जी है ना। यूनिट तो मर्जी है ना। कोई डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहा है, वो कोई डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहा है, कोई फ़ारेनहाइट में, कोई केल्विन में। आपको तो ऐसा ही यूनिट से मतलब है। चलिए जी, हम क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो आप एक यूनिट को इस प्रकार से दूसरी यूनिट में, यानी दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी थर्मामीटर इस रूल का पालन करेगा, अपनी जिंदगी में भूलना मत। गलत थर्मामीटर होगा तब भी पालन करेगा, सही होगा तब भी पालन करेगा। दुनिया का कोई भी 50 थर्मामीटर होंगे वो भी पालन करेंगे, 50 लाख थर्मामीटर होंगे वो भी इस नियम का पालन करेंगे। सिंपल सी बात है, तो इस नियम का पालन करके चलेंगे, सिंपल सा इस नियम का पालन करके चलेंगे। चलिए कुछ चीजों की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, आप मुझे बताइएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा? जरा आंसर देते जाना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ये हमें बताना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना होगा? दूसरा है, डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल एट, हिंदी में डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, किस तापमान पे बराबर होते हैं ये बताना है। और तीसरा है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आर इक्वल एट, आर इक्वल एट, इक्वल एट, फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होते हैं। तो हमें ये बताना है ये तीनों बराबर होते हैं तो किस तापमान पर ये तीनों बराबर होते हैं, ये तीनों किस तापमान पर बराबर होते हैं, हमें ये बता के चलना है। जरा जल्दी जल्दी आंसर दे देना, कितना होगा कितना नहीं होगा, मुझे बता देना आंसर कितना होगा कितना नहीं होगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया वैष्णवी, बहुत बढ़िया तनु वर्मा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। कुछ लोगों को तो रटा हुआ पड़ा है, नम्रता सिंह। चलिए चलिए, रटा पड़ा है तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए मैं भी रटे वालों के लिए जल्दी से बता देता हूं। c को f में बदलना है, यानी c/5 बराबर में होता है f माइनस 32/9, ठीक है जी। c की बात लेकर चलूं तो 20/5 बराबर में f माइनस 32/9,
एफ बताना है। एफ की वैल्यू की बात लेकर चलूं तो आप लिख सकते हैं एफ की वैल्यू को 5 चौक 20 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 36, 5 चौक 20, 4 9 36 बराबर में हो जाएगा एफ माइनस में हो जाएगा 32। एफ बराबर की बात लेकर चलूं तो 36 प्लस में 32 और बात की लेकर चलूं तो ये आ जाएगा 68, यानी 68 फ़ारेनहाइट निकला होगा जिसका भी आंसर निकला है। तो इसके आंसर की बात लेकर चलूं 68। अगर ये दोनों बराबर है मेरे भाई तो क्या मैं लिख सकता हूं सी किसके बराबर है, एफ के बराबर, और एफ के बराबर एक्स के, कोई वैल्यू एक्स के बराबर कर दो। और बेटा एक्स के बराबर है तो फॉर्मूले में दोनों को एक्स रख दो। अगर एक्स रख दें, अगर दोनों बराबर हैं तो सी बटा 5 बराबर में एफ माइनस 32 बटा 9 होता है। और अगर मैं पुट करूं तो लिख सकता हूं एक्स बटा 5 बराबर में एक्स माइनस 32 बटा 9। सॉल्व करूं तो 9x बराबर में 5x माइनस में 160, x बराबर निकलेगा माइनस का 40। आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड चाहे फ़ारेनहाइट, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों कब बराबर होते हैं? एक काम करते हैं, इसको भी फॉर्मूले में रख देते हैं, f माइनस 32 बटा 9 इक्वस टू के माइनस 273 बटा 5। इन दोनों को रख दें तो f की जगह भी रख दिया x माइनस 32 बटा 9 बराबर में k माइनस 273 बटा में 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5x माइनस में 160 बराबर में 9k माइनस में 2400, 9 27, 57, चेक कर लेना फिर भी कैलकुलेशन करके। इसकी बात लेकर चलूं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 9x, 5x माइनस में 9x है, नाइन एक्स बराबर में माइनस का 2457 प्लस में 160। यहाँ से x चेक कर लेना, आंसर निकल कर आएगा 574.25 एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। और इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी थर्मामीटर का आंसर बता सकते हैं। तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनडीए के एक प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल पूछा गया है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बोलिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं अपनी मर्जी के थर्मामीटर बना सकता हूं। आइए एक थर्मामीटर बनाते हैं, एक थर्मामीटर बनाते हैं। अब मुस्कान थर्मामीटर मेजर्स freezing point of water as 5 as 10 डिग्री एम। तो भाई अगर हम मुस्कान थर्मामीटर का प्रयोग करें तो डिग्री एम में नापता है, 10 पर नापता है ये हमने कहा। और हमने आपसे कहा कि वो बॉइलिंग पॉइंट कितने पे नापता है, बॉइलिंग पॉइंट एज 80 डिग्री एम। फाइंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस थर्मामीटर। तो हमसे पूछा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस थर्मामीटर में कितना नापा जाएगा, ये सवाल है। एक मुस्कान तापमापी पानी का हिमांक बिंदु पानी का हिमांक बिंदु 10 डिग्री एम नापता है और क्वथनांक 80 डिग्री एम नापता है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमापी में नापा जाएगा, यानी डिग्री एम में 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा तापमापी में नापा जाएगा। आपको बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो हमें बताना है कि 50 इसमें कितना नापा जाएगा। सिंपल सा सवाल है, हमसे बात लेकर चलूं तो इसको हम जानना चाहते हैं कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है जी,
सिंपल सी बात है। तो हमसे पूछा गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमापी में कितना। अरे भैया मैं आपको 50 के, मैं भाई चिल्ला चिल्ला के आपको बता चुका, मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया बेटा, लाइव मौत देख लो मेरी तुम। तो मैं तो कह रहा हूं भाई, एक बात मुझे बताओ भाई, मैंने कहा दुनिया का हर थर्मामीटर एक नियम का तो पालन करेगा ना भाई, एक नियम का। अरे मैं बेटे मैं क्या करूं, मेरे को शर्म आती है बेटे, मैं क्या बोलूं तुमको भाई। एक थर्मामीटर एक चीज का तो पालन करेगा ना, वो कौन सा नियम है? रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो हमेशा बराबर होगा ना, सारे थर्मामीटर के बराबर, दुनिया का कोई भी तापमापी। अरे भैया तो सॉल्व करने में क्या शर्म आ रही है मेरे भाई? मुझे बताओ, क्या भैया मुस्कान थर्मामीटर में रीडिंग होगी m, ठीक है जी, माइनस हिमांक बिंदु कितना है इसका 10 अपॉन में क्वथनांक कितना है 80 माइनस में 10, ये किसी भी थर्मामीटर के बराबर होगा ना। पर हमें क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड वाला बनाना है तो मैं c के बराबर रख देता हूं, और c में फॉर्मूला क्या था, c माइनस 0 बटा में 100 माइनस 0। किसमें दिक्कत है? m माइनस 10 बटा में 70 बराबर में c की वैल्यू कितनी है 50, 50 बटा 100। बोलो भैया जी, m माइनस 10 बटा में 70 बराबर में 1/2। क्या मैं लिख सकता हूं 2m माइनस में 20 बराबर में 70, 2m बराबर में लिख सकता हूं 90, और m की वैल्यू की बात लेकर चलूं तो क्या लिख सकता हूं 45 डिग्री m, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें कितना नापा जाएगा, 45 नापा जाएगा, एंड 45 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से बता सकते हैं कि मुस्कान तापमापी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड 45 होगा। अरे तुम सब तुक्के मार रहे हो, कोई बोला 40 सही है, कोई बोला 35 सही है, कोई बोला 36 आएगा, कोई 40 आएगा, कोई कह 45 है। अबे निकाल, सॉल्व भी कर लो बेटे, फिर कहते हो हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा। हमें जिंदगी में लाइव क्लास कराने का और मतलब क्या है? वरना रिकॉर्डेड ही पढ़ लेते सारा। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इस तरीके से आप मुस्कान तापमापी का क्वेश्चन करके चल सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी कि ये थर्मामीटर है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। एक और प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से। और रॉन्ग थर्मामीटर आप साथ साथ में करना स्टार्ट कर देना। रॉन्ग थर्मामीटर मेजर्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। भैया जी एक थर्मामीटर गलत हो गया है, वो कितना नाप रहा है एज 10 डिग्री सेंटीग्रेड नाप रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट नाप रहा है, बॉइलिंग पॉइंट एज 90 डिग्री सेंटीग्रेड। 90 मत 80 रखो, 80 क्यों, 70 रखो, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस रॉन्ग थर्मामीटर विल बी। हमसे पूछा गया है एक गलत तापमापी, पिछले बारी की तरह ही करना है। एक गलत तापमापी, दुनिया में कोई भी थर्मामीटर हो, गलत सही कोई भी हो, इस नियम का पालन करेगा। गलत तापमापी पानी का हिमांक बिंदु 10 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 70 डिग्री सेंटीग्रेड नापता है, नापता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस तापमापी में नापा जाएगा, इस तापमापी में नापा जाएगा। तो हमें बताना है कि इसमें कितना नापा जाएगा, तो इस तापमापी में कितना नापा जाएगा वो हमें बताकर चलना है। चलिए जी, आपसे सवाल पूछा गया कितना होगा, जरा जल्दी से बता तो दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जल्दी से बता दो कितना होगा। थोड़ा जल्दी आंसर दोगे तो जल्दी चल पाएंगे, जल्दी आंसर दो, कितना होगा कितना नहीं होगा। क्या लगता है कितना होगा? बताया 40। अच्छा जी, चलिए जी, मैंने आपसे कहा कि दुनिया का कोई भी थर्मामीटर होगा एक नियम का पालन करेगा, यानी पठन 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 माइनस मतलब रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो भैया जी गलत थर्मामीटर है, इसमें रीडिंग हमें निकालनी है, तो हम इसकी लिख लेते हैं, रीडिंग को रीडिंग ही लिख देते हैं। तो हमें मान लीजिए इसकी रीडिंग बतानी है, गलत थर्मामीटर में बतानी है। गलत थर्मामीटर कितना बता रहा है 10 फ्रीजिंग है, अपॉन में इसका क्वथनांक कितना है 70 है, माइनस में कितना है 10 है। किसका बताना है 50 का, तो 50 के बराबर कर देंगे तो ये होता है c माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। भैया जी ठीक है जी, तो रीडिंग माइनस में कितना होगा, माइनस में कितना होगा 10, अपॉन में कितना होगा 60, बराबर में c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 50 बटा में कितनी है 100 है।
50 में कितनी है? 100 है। अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ कितना निकल कर आएगा मेरे भाई? तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया तो 2 इंटू में हो गया रीडिंग, 2 इंटू में हो गया रीडिंग, माइनस में हो गया 20, बराबर में क्या हो गया? 60। 2 इंटू में कितना हो गया? रीडिंग, बराबर में कितना हो गया? 80। रीडिंग की बात लेकर चलूं कितना होगा? तो रीडिंग हो जाएगा 40 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस गलत थर्मामीटर में नपेगा एंड दैट्स विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इसका सही उत्तर इतना निकल कर आएगा। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका आंसर कितना निकलेगा? इतना निकलेगा। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? चलिए जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुराधा, बहुत बढ़िया शालिनी यादव, बहुत अच्छे, तनु वर्मा बहुत शानदार, मोहित बहुत बढ़िया, विशेष, सबके आंसर बिल्कुल सही है यार। तुम लोग तो एकदम टक्कर के हो गए यार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट चीज। तो गलत थर्मामीटर और सही थर्मामीटर के ऊपर और इस तरह के जो टॉपिक थे इस पर क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। आइए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर जिनके बारे में बात करते हैं। आपसे एक छोटा सवाल है, आपसे एक छोटा सवाल है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यह तापमान फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा? चेंज इन टेम्परेचर मैं जानना चाहता हूं, तापमान में बदलाव। अगर कोई चीज तापमान में बदलाव, अगर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 0 से 20, मान लो 0 से, मैं ये जानना चाहता हूं अगर डिग्री सेंटीग्रेड में परिवर्तन 20 होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन होगा, ये मैं जानना चाहता हूं। या डिग्री सेंटीग्रेड में 20 होता है तो केल्विन में कितना परिवर्तन होगा, चेंज कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा, परिवर्तन कितना होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि परिवर्तन कितना होगा, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करें कितना होगा, हम इसकी बात लेकर चले कितना होगा, तो सुनो, क्या ये हम बोल सकते हैं कि 100 पार्ट्स, अगर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज हुआ तो केल्विन कितना बदलता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बदलता है 0 से 100, थर्मामीटर याद करो 0 से 100, तो फ़ारेनहाइट में कितना परिवर्तन हो रहा है? 32 से 212, याद करो 32 से 212, यहां 0 से 100, यहां 32 से 212, यानी यहां के 100 भाग कितने के बराबर है? यहां के 180 भाग के बराबर है। यहां के 100 पार्ट्स कितने के बराबर है? यहां के 180 पार्ट्स के बराबर है। यहां के 100 भाग किसके बराबर है? 180 पार्ट के बराबर। क्या बात सही है भाई? 100 पार्ट्स यहाँ के क्या है इसके बाद है। और मेरे भाई मुझे बात बताओ कि 100 पार्ट्स की बात लेकर चलूं तो यहाँ के 100 पार्ट्स किसके बराबर हैं? यानी इसकी बात लेकर चलूं तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा 100 पार्ट्स ऑफ, ये होगा 180 पार्ट्स ऑफ, किसके बराबर होगा? पार्ट्स ऑफ फ़ारेनहाइट। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां का एक पार्ट चेंज, यहां का एक पार्ट चेंज किसके बराबर होगा? यहां पर 1.8 पार्ट चेंज के बराबर होगा। यानी कहने का एक सिंपल सा मतलब है, जब डिग्री सेंटीग्रेड एक बढ़ता है, जब डिग्री सेंटीग्रेड एक बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट 1.8 बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ, जब ये इतना बढ़ता है तो ये एक 1.8 बढ़ जाता है। यानी अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि भाई तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में 20 बढ़ा तो फ़ारेनहाइट में कितना बढ़ेगा? तो 20 इंटू 1.8 बढ़ेगा। एक के बढ़ने से 1.8 बढ़ता है। तो कहने का मतलब है आप सिंपल डायरेक्टली अपने पेपर में लिख सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा सा आपको क्या लिखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक बढ़ा तो भैया फ़ारेनहाइट कितना बढ़ेगा? फ़ारेनहाइट बढ़कर चलेगा आपका कितना? 1.8 बढ़कर चलेगा। कितना चलेगा? 1.8 बढ़कर चलेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात हमें पता चल रही है कि यहाँ का एक पार्ट किसके बराबर होगा? 1.8 पार्ट्स के बराबर होगा। अगली की बात करते हैं, अगली चीज की बात। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं तो मुझे पता है कि 100 पार्ट्स डिग्री सेंटीग्रेड के किसके बराबर होते हैं? 100 पार्ट्स केल्विन के बराबर, क्योंकि दोनों में 100 पार्ट्स थे तो ऑफ केल्विन। तो यहां पर एक परिवर्तन यानी एक पार्ट चेंज किसके बराबर होगा? यहां पर एक पार्ट चेंज के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड में 20 चेंज हुआ तो केल्विन में भी कितना चेंज होगा? 20 ही परिवर्तन होगा। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी लिखना हो तो, या डेल्टा टी लिखना हो तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन दोनों में बराबर होता है, या केल्विन में बराबर होता है, बराबर होता है।
आज के बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, आज के बाद जितने भी न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, और अगर उसमें फॉर्मूले में डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आ रहा है, डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आ रहा है, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बिल्कुल नहीं बदलोगे, आप डिग्री सेंटीग्रेड का डिग्री सेंटीग्रेड रखोगे, क्योंकि डेल्टा टी का मान या डेल्टा थीटा का मान चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, हमेशा बराबर होता है। 373 माइनस 273 उतना ही निकलेगा जितना 100 माइनस 0 निकलेगा। तो हमेशा याद रखना, कभी न्यूमेरिकल में चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर अकेला टेम्परेचर है या अकेला थीटा दिया गया है किसी न्यूमेरिकल में, तो आपको हमेशा केल्विन में ही मान रखना है। लेकिन अगर कभी डेल्टा टी या डेल्टा थीटा का प्रयोग किया है, तो कभी भी आपको परिवर्तन को, आपको हमेशा इतना बात याद रखना है कि कभी भी आपको इस परिवर्तन को नहीं लिखना है। अपने किसी भी न्यूमेरिकल में अगर डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आता है, यानी परिवर्तन आता है, यानी टेम्परेचर चेंज आता है, यानी तापमान में परिवर्तन आता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ केल्विन में हमेशा परिवर्तन बराबर होता है, चेंज बराबर होता है। तो हमें कभी भी केल्विन में चेंज नहीं करना है। लेकिन अकेला टेम्परेचर आता है, अकेला थीटा या टी आता है, तो आपको हमेशा केल्विन में चेंज करके चलना है। सीधी सी बात है। क्या बात सही है? बोलो भाई, किसी को दिक्कत? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, यानी 0 से 100 जब तापमान बदल रहा था थर्मामीटर में, तो फ़ारेनहाइट में बदल रहा था 32 से लेकर 212। यानी यहाँ के 100 भाग वहाँ के 1.180 भाग के बराबर है। यानी अगर मैं दोनों को 100 से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ का एक पार्ट यहाँ के कितने के बराबर है? 1.8 के बराबर है। यानी डिग्री सेंटीग्रेड में जब कोई चीज़ 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलती है, तो फ़ारेनहाइट में वो चीज़ बदल जाती है 1.8। तो अगर मैं कहता हूँ कि तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बदला, तो फ़ारेनहाइट बदलेगा 2 इंटू 1.8। अगर मैं बोलता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड बदला, तो फ़ारेनहाइट बदलेगा 10 इंटू 1.8। अगर मैं बोलता हूँ कि डिग्री सेंटीग्रेड 100 बदला, तो फ़ारेनहाइट बदलेगा 100 इंटू 1.8। कहने का मतलब है कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो परिवर्तन 1 होता है, वो फ़ारेनहाइट में परिवर्तन 1.8 होता है, फ़ारेनहाइट में चेंज 1.8 होता है। जबकि फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की बात लेकर चलूं, तो दोनों में बराबर बराबर होता है, क्योंकि दोनों में 100 पार्ट होते हैं। तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड बदलता है, उतना ही केल्विन भी बदलता है। बेटा, के होगा या मर्जी है बेटा, चाहे के लिखो चाहे सी लिखो, परिवर्तन दोनों में बराबर होता है। तो आप उसके आगे यूनिट लिख सकते हैं, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। आपको अगर ऐसा यूनिट लिखनी है तो आप केल्विन लिखिएगा, अगर आपको सीजीएस वो और कोई यूनिट का इस्तेमाल करना है तो आप ये लिख सकते हैं। सिंपल सी बात। तो इतना भी मुश्किल नहीं था भाई, तुम लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा, तुम तो हवा में उड़ाने की बात कर रहे हो कि नहीं मास्टर ये करा दो इसके बाद। चलिए जी, क्वेश्चन की बात लेकर चलो। तो सर पीवाई की क्वेश्चन पीएनजी में ऐड कर दिया करो। क्वेश्चन की बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। अगली बात की बात करते हैं कि अगली चीज क्या है क्या नहीं है। ठीक है बेटा अनुराधा, मैं ऐड नहीं करता हूं ना क्वेश्चन ना पीएनजी में, कोई ऐड नहीं करता हूं। ये सारा करीबिल करता है, आप उन्हीं को फोन करें जो भी आपको चेंजेस कराने हैं। मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका आंसर कितना निकलेगा? इतना निकल कर आएगा। एक सिंपल से शब्दों में आपने वो समझा। ठीक है जी, चलिए अगली चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट चीज, कुछ थर्मामीटर्स की बात करते हैं, जो आपके नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नोट डाल के पहला पॉइंट, नोट डाल के पहला पॉइंट इसकी बात करते हैं। नोट डाल के पहला पॉइंट, ठीक है। पहला चीज है, अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि इस ब्रह्मांड का न्यूनतम संभव ताप क्या होता है। और ये क्वेश्चन दूसरी बार पेपर में आया था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी परम शून्य ताप क्या होता है। तो द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर in this universe, in this universe, in this universe is
0 केल्विन इज 0 केल्विन। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इन दिस यूनिवर्स इज 0 केल्विन, और 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं, यानी इसको परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप। चलिए जी, हिंदी में इस ब्रह्मांड का न्यूनतम संभव ताप 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन होता है। तो इस ब्रह्मांड का जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, यानी इस ब्रह्मांड का सबसे कम ताप होता है 0 केल्विन होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, 0 केल्विन से कम तापमान इस ब्रह्मांड में संभव ही नहीं है। केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता, केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को आप माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन केल्विन को आप माइनस में नहीं लिख सकते। केल्विन हमेशा और हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होगा। एक बात सिंपल सी समझ लीजिए कि हमेशा और हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आप केल्विन को माइनस लिख ही नहीं सकते, होता ही नहीं, क्योंकि 0 केल्विन इस ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान है। अब क्यों तापमान है, इसका भी कुछ कारण होता है। इस बात को सिंपल समझ लीजिए, इसका भी कुछ कारण है, लेकिन आप एक सिंपल से लॉजिक में ये समझ सकते हो कि इस ब्रह्मांड का न्यूनतम संभव ताप, यानी जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? 0 केल्विन कहकर चलते हैं। क्या कहकर चलते हैं? 0 केल्विन कहकर चलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है जी, द टेम्परेचर अराउंड 0 केल्विन, the temperature around 0 Kelvin, the temperature around 0 Kelvin is measured by gas thermometer. 0 केल्विन के आसपास का ताप गैस तापमापी द्वारा नापा जाता है। गैस तापमापी द्वारा नापा जाता है। तो किसके द्वारा नापा जाता है? गैस थर्मामीटर। हालांकि और भी थर्मामीटर होते हैं हमारी जिंदगी में, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक मैग्नेट थर्मामीटर नाम की एक चीज और होती है, जिसको हिंदी में चुंबकीय तापमापी कहते हैं। वो भी बहुत कम तापमान नाप सकता है, बहुत कम टेम्परेचर नाप सकता है, लेकिन ठीक है। ठीक है जी बेटा, कुछ चीजें अपनी जिंदगी में खोजी नहीं जाती हैं हर्षित बेटा, मान ली जाती हैं, है ना। जैसे इन्फिनिटी मान लिया है, इन्फिनिटी होता तो है ऐसे ही, कहीं खोजा नहीं गया है। चलिए जी, अगली चीज की बात करते हैं। वाटर यानी जल की बात करें, ए ऑप्शन पहला चीज। अगर मैं वाटर की बच्चों बात करूं यानी जल की बात लेकर चलूं, तो जल का तो वाटर हैज, या डायरेक्ट लिखो यार, चलो पूरा लिख लो, वरना आगे समझ नहीं पाए नोट्स में तो क्या होगा। वाटर हैज ट्रिपल पॉइंट एट 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन, यानी जल का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन पर होता है। अब ये त्रिक बिंदु क्या होता है बेटा? त्रिक बिंदु जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। फिजिक्स में ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है पानी इसमें सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। यानी कहने का मतलब है ऐसा तापमान जब पानी तीनों अवस्थाओं में एक साथ होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी आपको ठोस में भी मिलता है, द्रव में भी मिलता है और गैस में भी मिलता है, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। हर चीज का ट्रिपल पॉइंट है, पर पानी का कितना होता है? पानी का होता है
273.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको 273.16 केल्विन कहते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, इतनी निकल कर आएगी। आई होप आपको बात समझ आई है। तो आपको इस लाइन पे कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो। बोलो भैया जी कोई दिक्कत तो है? लव यू बेटा शिवम, धन्यवाद बेटा। ठीक है, अगर मैं बात लेकर चलूँ सिंपल सा प्रश्न, तो एक क्वेश्चन वाटर पे ये वाला बनता है जो पहले पूछा जा चुका है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगले की बात लेकर चलते हैं बी पॉइंट। अगर मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की बात लेकर चलूं तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट की बात लेकर चलूं जिसको हम हिमांक बिंदु कहते हैं, तो इसको हिमांक बिंदु की बात लेकर चलूं तो हमें हिमांक बिंदु वाटर का पता है, वैसे तो हम लिख चुके हैं लेकिन फिर से एक और बार हो जाए ताकि हम क्योंकि क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 फ़ारेनहाइट या फिर 273 केल्विन। वैसे 273.15 होता है पर हम 273 लिख देते हैं। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट की बात लेकर चलूं तो जिसको हम क्वथनांक कहकर चलते हैं, और अगर मैं क्वथनांक की बात लेकर चलूं कितना होगा, तो क्वथनांक की बात लेकर चलूं तो इसको हम लोग कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन। साथ साथ में नोट्स बनाते चाहिएगा, अलग से टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को नोट्स बनाने का। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। बात समझाई सर? ये आज तक नहीं समझ आया कि सारी स्टेट एक साथ होता है। हाँ भैया एक साथ हो सकता है बेटा, बर्फ भी दिखाई देगी, पानी भी दिखाई देगा और आपको हल्की हल्की सी उसमें भाप टाइप की निकलती हुई दिखाई देगी, जिसको हिंदी में फ्यूम्स कहते हैं, फ्यूम्स कहते हैं। तो तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, कभी आप देख लीजिएगा बर्फ से तीनों चीजें देखने को मिल सकती हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं आयुष? यू आर ग्रेट फॉर मी, धन्यवाद भैया जी, थैंक यू, लव यू बेटा, आपको भी बहुत सारा प्यार। चलिए तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो तो ऐसे हम लिख सकते हैं, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इतना होकर चलता है। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर सी पर, साथ साथ में नोट्स बनाते चलना मेरे भाई, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? घनत्व कहते चलते हैं। अगर मैं घनत्व की बात करूं तो पानी की डेंसिटी कितनी होती है? अगर बात करूं तो पानी की जो डेंसिटी होती है, यानी वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आइस की जो डेंसिटी होती है, आइस ऐसे लिख लो, सीजीएस में लिख लो, या फिर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अगर मैं आइस की डेंसिटी की बात करूं तो बर्फ की डेंसिटी होती है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.9, सीजीएस में इसका मान होता है 0.9 इंटू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतनी इसकी डेंसिटी होती है। दूसरी बात, इतनी इसकी क्या होती है? डेंसिटी होती है। तो घनत्व की बात लेकर चलूं तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ जी तनु वर्मा, बिल्कुल, है ना, तीनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। अगली बात की बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपके पास डी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पानी की डेंसिटी अधिकतम कहाँ होती है, यानी पानी का घनत्व तो किस तापमान पर अधिकतम है? पानी एक ऐसी चीज है ना जिसकी डेंसिटी हमेशा एक बराबर नहीं रहती है। पानी की डेंसिटी, पानी का घनत्व तो कभी ज्यादा होता है और कभी कम होता है। एग्जैक्टली बात है। हमें लगता है कि पानी अलग ही चीज है भाई, दुनिया में पानी की डेंसिटी कभी ज्यादा और कभी कम होती है। हम जानना चाहते हैं कि पानी का घनत्व तो सबसे ज्यादा कब होता है? तो वाटर हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का अधिकतम घनत्व, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो किस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो इसका अधिकतम घनत्व कितने पर होता है? 4 पर होता है। यानी 4 पर भाई साहब इतनी डेंसिटी होती है, 4 पर मैक्सिमम डेंसिटी है। पानी का घनत्व तो हमेशा बदलता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्पेशल तापमान है। झील के जम जाने पर नीचे का तापमान, जब झील जम जाती है ना, तो नीचे पानी भरा रहता है, उस तापमान भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं इस पर क्या क्वेश्चन बनता है, पहले इसका एक फिगर देख लेते हैं फिर समझते हैं इस बात को। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, ये एक है, और अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऐसे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर है, तापमान है, और ये डेंसिटी है जिसको हम घनत्व कहकर चल रहे हैं। डेंसिटी यानी घनत्व है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व अधिकतम होता है। आप इधर जाओगे तब भी कम होगा, और अगर आप इधर जाओगे तब भी कम होगा।
आप दोनों जगह जाओगे तो कभी कम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कितने पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सीधी सी बात है। दो क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट भी बन जाते हैं। 1 मिनट का समय देना, मैं समझाता हूं क्या क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में। वाटर है, वाटर को पूछा गया कि वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 0 से अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करूं तो क्या घनत्व पर असर पड़ेगा, डेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए मुझे क्या फर्क पड़ेगा। अरे मैं पूछ रहा हूं ना मेरे भाई, मुझे बताओ ना कि अगर मैं इसको हीट करता हूं यानी गर्म करता हूं कितने से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी पर यानी घनत्व पर क्या असर होगा, ये मैं जानना चाहता हूं कि पानी को अगर मैं 0 से 100 तक गर्म करता हूं तो क्या। देखो 0 पर यहां पर डेंसिटी क्या है, कम है, फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, 4 पर क्या हुई, मैक्सिमम अधिकतम, फिर घटती गई घटती, यानी पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, पहले बढ़ रही है फिर घट रही है, यानी आंसर क्या लगा के चलोगे, ये लगा के चलोगे पहले फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। हिंदी में बात लेकर चलूं तो पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी, पहले बढ़ेगी और फिर क्या होगी, फिर घटेगी, फिर क्या होगी, घटेगी। तो आप ये समझ के चलेंगे फिर क्या करेगी, घटेगी। और इस तरीके से हम इसकी बात लेकर चलें तो क्या फर्क पड़ता है, उसका आंसर आप क्या लगा के चलोगे मेरे भाई, ये लगा के चलोगे। क्या बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और आपके एक डिफरेंट एग्जाम में आया था जो मैं डिस्कस कर लूं, क्योंकि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि कोई भी चीज़ छोड़ दूं यार, मेरे भले ही आप कुछ भी बोलते रहें। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैं इसको जमा दूं यानी हिमांक पर ले आऊं तो क्या होगा डेंसिटी के साथ, तो क्या होगा डेंसिटी पर, तो घनत्व पर क्या होगा। तो बेटा 4 से अगर आप ठंडा करोगे तो आप देखोगे 4 से पहले तो डेंसिटी कम हो रही है ना, यानी डेंसिटी कम हो रही है, यानी पानी से अगर बर्फ जम रही है, 4 से 0 पे मतलब बर्फ जम रही है, तो बर्फ जमने पे डेंसिटी कम हो रही है, और घनत्व अगर कम हो रहा है, डेंसिटी अगर कम हो रही है तो घनत्व कम हो रहा है, यानी बर्फ का घनत्व कम नहीं होगा, बर्फ की डेंसिटी कम नहीं होगी, कम होगी ना मेरे भाई, तो डेंसिटी क्या होगी, घटेगी, डेंसिटी डिक्रीजेस, यानी घनत्व घटेगा, और घनत्व घटेगा मेरे भाई। बोलो भैया जी, क्या बोल रहे ऋतिक तिवारी, सर मैंने आज तक ऐसी फिजिक्स नहीं पढ़ी है जैसे आप पढ़ा रहे हो, सब समझ में आता है, न्यूमेरिकल होने लगे हैं मेरे से, लव यू। लव यू बेटा, आपको भी बहुत सारा प्यार ऋतिक बेटा। ठीक है आदित्य, कोई बात नहीं बेटा, इस बार हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलूँ तो इसका आंसर कितना निकलेगा, इतना निकल कर आएगा। बोलो भैया जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछना है कुछ। ठीक है जी, चलिए, हाँ जी बेटा ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी डेंसिटी डिक्रीज करेगा और इसी वजह से बर्फ इसी वजह से बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है, पानी में तैरती है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरती है, और 1/10 भाग पानी से ऊपर होता है, ऊपर होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पानी के ऊपर पूछा गया है या पूछा जा सकता है। एक और थ्योरी क्वेश्चन, पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर, अरे भैया पानी का आयतन यानी वॉल्यूम नाम की चीज होती है, वॉल्यूम भी हमेशा एक बराबर नहीं रहता। पानी एक ऐसी चीज है जिसकी डेंसिटी और वॉल्यूम बदलता रहता है। डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपने कभी पढ़ा हो, घनत्व का फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डेंसिटी जब मैक्सिमम होती है तो वॉल्यूम मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। कहने का मतलब है जल का, वाटर हैज, वॉल्यूम मतलब मिनिमम जगह घेरे, वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, water has minimum volume at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर हैज मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का
जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, तो क्या होता है इसका? न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो आयतन होता है बच्चों वो क्या होता है? मिनिमम होता है, यानी वॉल्यूम कितना होता है बेटा? मिनिमम होकर चलता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका आयतन क्या होता है? वॉल्यूम मिनिमम होकर चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? तो मिनिमम वॉल्यूम होता है, बहुत बढ़िया। न्यूनतम आयतन होता है। अगर न्यूनतम आयतन होता है तो इसका भी ग्राफ बना लें एक बार। ठंडा करोगे तब भी बढ़ता है, गर्म करोगे तब भी बढ़ता है। बताइए, पानी को अगर गर्म करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको मुझे बताना है, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा? आपको मुझे बताना है कि वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा। आपको बताना है कि वॉल्यूम यानी आयतन बढ़ेगा कि घटेगा। जरा एक बार सोच समझ के बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा अगर मैं पानी को गर्म करता हूं 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो वॉल्यूम बढ़ता है कि वॉल्यूम घटता है कि वॉल्यूम एक बराबर रहता है? क्या फर्क पड़ता है ये हमें बताना है। दूसरा है, बर्फ जमा दे तो क्या होगा? पिछले वाले दोनों क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है कि दोनों पिछले वाले क्वेश्चन है। आपको मुझे फिर से सोचकर बताना है कि क्या फर्क पड़ेगा। मेरे भाई सोचो, 0 से अगर 100 पर ले आए तो 0 पर आयतन ज्यादा था, फिर कम होता गया, कम होता गया, 4 पर कम, फिर बढ़ा। यानी पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यानी फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। हिंदी में बात लेकर चलूं तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं पानी को अगर ठंडा कर दूं, बर्फ में ले आऊं तो क्या होगा? तो बेटा 4 से 0 पर आओगे तो बढ़ता है ना बेटा, बढ़ता है। बढ़ता है इसका मतलब क्या हो? आयतन बढ़ता है। तो 4 से 0 पे लाने पे आयतन बढ़ता है, यानी उसको और ज्यादा जगह चाहिए होती है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। बर्फीले इलाकों में प्लास्टिक के पाइप पाइप क्यों फट जाते हैं? उत्तर है, बर्फ जमने पर जमने पर आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। तो आप ये समझिएगा कि क्या होता है, एक्चुअली में ये होता है, और वॉल्यूम क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है, यानी वॉल्यूम क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि इसका आयतन क्या होगा। तो भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आयतन बढ़ जाए। तो देखो, आप अपने घर में भी कभी बोतल ले लो, एक बोतल ले लो जो पानी से पूरी भरी है, लबालब ऊपर भरी है, और उसको फ्रीजर में डाल दो, और फ्रीजर में डालोगे तो आप देखोगे जब उसमें बर्फ जमेगी तो बर्फ फैलती है, जब जमती है तो फैलती है, आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ता है तो प्लास्टिक को फाड़ देती है, या तो आपकी बोतल फट जाएगी या फिर बोतल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, और ऐसा देखने को मिलता है। और इस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर बर्फीले इलाकों की बात लेकर चलूं तो आप प्लास्टिक के बाय बर्फ जमते वक्त फट क्यों जाते हैं? कारण सरल है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ता है और आयतन को वो झेल नहीं पाता है, और इसी कारण से क्या होता है? फट जाता है। यही क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यही क्या होगा? उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो भाई, अगर कुछ पूछना हो तो कुछ मुझसे पूछ सकते हो। तो अगर मैं इसके आंसर की बात लेकर चलूं तो इतना निकल कर आएगा। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? बोलो क्या पूछना चाहते हैं?
क्या बात आपको समझ में आई? क्या बात आपको समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई? मुझे बोलो, क्या आपको नहीं समझ में आई? क्या आपको नहीं समझ में आई? ठीक है जी, बोलो जी। बोलो भाई। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है? एक सेकंड देना। ठीक है नितिल कुमार, बोलो, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है जी, बढ़िया। चलिए, तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। अब कुछ ऐसा हिस्सा जिस जो आपकी एनसीईआरटी से काफ़ी, एक बात लेकर चलूँ, एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, पर किसी किसी कंपटीशन में कुछ छोटी मोटी बातें पूछ ली जाती हैं, उसको मैं आपको बता के चल रहा हूँ। हालांकि ये सिर्फ चीज़ें आपको पढ़नी है और ज़्यादा कुछ इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है? 1 मिनट का मुझे समय देना, 1 मिनट का मुझे समय देना, ठीक है? चलिए सुनिए, तो बच्चों, अगर मैं बात लेकर चलूँ तो सुनिएगा मेरी बात। हाँ जी भैया, तनु वर्मा, बिल्कुल। अ, तापमान की बात लेकर चलूँ तो हमने तापमापी पढ़े, तापमापी की यूनिट्स पढ़ी हैं। अब थर्मामीटर बनता कैसा है, उसके कुछ प्रकार हैं। ये थर्मामीटर पे, इस पे न्यूमेरिकल आपके पेपर में नहीं आएगा, नो न्यूमेरिकल नीडेड, नहीं करने हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, इसलिए अब हम न्यूमेरिकल्स को नहीं करते हैं। पहले करते थे लेकिन अब न्यूमेरिकल नहीं करते हैं इस टॉपिक पर। आप भी न्यूमेरिकल मत करिएगा क्योंकि अब एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके बारे में मैं आपको जरूर बता रहा हूँ। कुल मिला के थर्मामीटर ये 3 प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम थर्मामीटर, जिसको स्थिर आयतन तापमापी कहते हैं। दूसरे को बोलते हैं प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर, यानी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी कहते हैं। और तीसरे को बोलते हैं पायरोमीटर, यानी विकिरण तापमापी कहते हैं। ये थर्मामीटर फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को पारा तापमापी कहते हैं, एक को एल्कोहल तापमापी कहते हैं, एक को गैस तापमापी कहते हैं। ये गैस तापमापी फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, चार्ल्स लॉ यानी चार्ल्स लॉ पर आधारित, और दूसरा दाब के नियम पर आधारित। पारा तापमापी का प्रयोग क्यों होता है, अगर बात लेकर चलूं तो पारा तापमापी का प्रयोग ये होता है क्योंकि ये हमेशा पारा बराबर बराबर फैलता है हर एक तापमान पे, इसलिए प्रयोग करते हैं। पारा के अंदर ससंजक बल ज्यादा मजबूत होते हैं असंजक बल की अपेक्षा, इसलिए यूज करते हैं। चमकदार होता है पारा, इसलिए यूज करते हैं। इसकी जो रेंज यानी परास होता है, थर्मामीटर कहां से कहां नाप सकता है, मरकरी थर्मामीटर ये नाप सकता है -39 से 357, और अगर इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाए तो यह 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक नाप पाएगा। अगली बात, अगला थर्मामीटर है, इसको एल्कोहल थर्मामीटर कहते हैं। एल्कोहल तापमापी की रेंज -114 से लेकर 78 होती है। पृथ्वी पर जमता ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर -114 होने नहीं वाला है, तो कभी जमता नहीं, एल्कोहल कभी नहीं जमता। इसका तापमान प्रयोग करते हैं 0 से कम का तापमान नापने के लिए, यानी टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला थर्मामीटर को कहते हैं गैस तापमापी। गैस तापमापी की रेंज लिखी हुई है। अगला है प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है लेकिन न्यूमेरिकल नहीं करना है, इसकी रेंज याद रखनी है बस। इसकी जो रेंज होती है इतनी होती है। और इसके बाद पढ़ना है पायरोमीटर। पायरोमीटर स्टीफन के नियम पर आधारित है और 800 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नापता है। थर्मोकपल नाम की एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका ये सीबेक इफेक्ट पर आधारित है, और ये 2 तरह के थर्मामीटर होते हैं। ये होते हैं आपके थर्मामीटर का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अब हम अब किधर। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं आगे की ओर।